नमस्कार साथियों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी कैंपस पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि ग्रामीण परिवेश के वीडियोस को मैं लेकर आऊंगा और मेरे से अगर आप ग्रामीण परिवेश का सेक्शन पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा पढ़ के आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक स्ट्रेटेजी वीडियो बना दिया था, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर दे दूँगा आई बटन में, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा कि आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और ये पहला क्लास है ग्रामीण परिवेश का। यहाँ से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और मैंने जिस टीचर से पढ़ा है वो हैं करियरविल के एक टीचर हैं, उनका नाम है प्रमोद कुमार गिरी सर। गजब के टीचर हैं। आप चाहें तो उनसे भी पढ़ सकते हैं, तो आप उनका पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, या मेरे द्वारा आप पढ़ लेंगे तब भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कंप्लीट प्रिपरेशन करवा दूंगा आपको, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो ध्यान से मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखा कीजिए और साथ ही साथ आप अपना नोट्स बनाया कीजिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक भी मैं दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्रामीण परिवेश के सेक्शन में जब आप देखेंगे तो यूपी लेखपाल में कई बार ऐसे प्रश्न भी पूछे गए हैं जो कि अधिकारियों से संबंधित हैं, या पोस्ट से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसी भी राज्य में शासन का प्रतिनिधि कौन होता है, तो इसका जवाब आपको देना होगा कि जो कमिश्नर होता है वो किसी भी राज्य में शासन का प्रतिनिधि माना जाता है। अगला प्रश्न कभी कभी ऐसे पूछ जाता है कि जिले का प्रतिनिधि कौन होता है, तो आपको बताना होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला अधिकारी ही जिले का प्रतिनिधि माना जाता है। ठीक। डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है डीएम, उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कब वो बन जाता है, तो जब वो तहसील में काम करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाता है, और जब वो ब्लॉक पर काम करता है तब वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाता है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने दे दिए जाते हैं। कई बार क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हलवा होते हैं तो बच्चे कर लेते हैं, लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे घुमा कर दे देता है तो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं आपको साथ ही साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता चलूँगा, साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो भी वीडियो आए ध्यान से देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, ठीक है। और मैं कभी भी कोई पेड कोर्स नहीं लाया हूँ और नहीं भविष्य में लाऊंगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो इस समय आपको जो पेटीएम, ये आपको जो नंबर दिखाई दे रहा है, इस पर आप गूगल पे, फ़ोन पे या फिर जो मन में आए आपका वो कर सकते हैं, ठीक है। बस आप मेरे को यहाँ पर पैसे भेजकर इस UPI ID पर मेरा सहयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है अब डीएम, तो कमिश्नर के नीचे आता है डीएम और डीएम के नीचे आता है एसडीएम। एसडीएम का फुल फॉर्म होता है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। ठीक उसी तरह जैसे डीएम जब कार्य करता है ब्लॉक में तो इसको डीएम बोल दिया जाता है, उसी तरह जब एसडीएम ब्लॉक में काम करता है तभी वो एसडीएम होता है। और तहसील में काम करते समय डीएम जो है वो डीसी बन जाता है, यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाता है। उसी तरह जब तहसील में काम करता है तो ये भी एसडीओ बन जाता है, ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर बन जाता है। आगे बात की जाए तो एसडीएम के नीचे आते हैं तहसीलदार। तहसीलदार के नीचे आते हैं नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार को ही बोल दिया जाता है कानूनगो। तो चकबंदी लेखपाल में ये कानूनगो का पद होता है। गांव में जिसको कानिगो भी बोला जाता है, कानिगो आ गेल हो, कानिगो आ गेल हो, तो वास्तव में वो कानिगो नहीं होता है, वो कौन होता है, कानूनगो होता है, ठीक है। तो कानूनगो या इसी के समकक्ष एक पद होता है जिसको बोलते हैं राजस्व निरीक्षक। जैसे लेखपाल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं चकबंदी लेखपाल और दूसरे होते हैं राजस्व लेखपाल। तो चकबंदी लेखपाल जो होते हैं इनका प्रमोशन जब होता है तो चकबंदी लेखपाल बन जाते हैं कानूनगो, और जो राजस्व लेखपाल होते हैं इनका जब प्रमोशन होता है तो ये लोग बन जाते हैं राजस्व निरीक्षक, ठीक है। अब लेखपाल जो होते हैं इनके अंडर में काम करते हैं ये अमीन। अमीन जो होते हैं ये लेखपाल का सहयोग ही करने का कार्य करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो हर राज्य में, भारत के जितने भी राज्य हैं लगभग सभी राज्यों में यही व्यवस्था है, और प्रत्येक राज्य में बात किया जाए तो कुछ विभाग होते हैं जो पूरे कार्य को, पूरे राजस्व विभाग को जैसे संचालित करने का काम करते हैं। तो उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। तो पूरे विभाग को संभालने का काम करने वाले ये 5 हैं। पहला है राजस्व परिषद, इनके बारे में भी हम बात करेंगे, विस्तृत में चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला है राजस्व परिषद, दूसरा है चकबंदी आयुक्त, तीसरा है राहत आयुक्त,
चौथा है निर्देशित भूमि अध्यापित, और पांचवा है जिला गजेटियर। कौन से ये पद होते हैं, इनके बारे में हम लोग समझने जा रहे हैं आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्व परिषद का, क्योंकि राजस्व परिषद से उत्तर प्रदेश के चकबंदी लेखपाल में भी और राजस्व लेखपाल में भी प्रश्न कई बार बने हैं। तो यहाँ से प्रश्न के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं राजस्व परिषद की। तो राज्य का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट होता है वो इसी को बोला जाता है। राजस्व परिषद ही राज्य का सबसे बड़ा रेवेन्यू कोर्ट होता है। रेवेन्यू कोर्ट कहने का क्या मतलब है मैं आपको अभी बता रहा हूँ, थोड़ा देर रुकिए। अगला पॉइंट देखते हैं। तो राजस्व की उगाही व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम भी कौन करते हैं, राजस्व परिषद ही करते हैं। अब अगला पॉइंट है, राज्य के राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा करने का काम भी राजस्व परिषद का ही होता है। प्रश्न ये पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो आपका बताना पड़ेगा आपको कि इलाहाबाद प्रयागराज में उत्तर प्रदेश राज्य का राजस्व परिषद स्थित है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, इसका ध्यान आप लोग रखेंगे। अब इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना देश की आज़ादी से बहुत पहले सन 1831 ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ही हो चुकी थी। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों। तो राजस्व परिषद के द्वारा किया गया फैसला इसके अधीनस्थ सभी राज्य न्यायालयों पर लागू होता है। इसके कहने का क्या मतलब है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि राजस्व परिषद के द्वारा किया गया फैसला जो होता है वो अधीनस्थ सभी राजस्व न्यायालयों पर लागू होता है। जैसे ये जो राजस्व परिषद है इसके पास कोई भी मामला या राज्य से संबंधित राजस्व से संबंधित कोई भी मामला डायरेक्ट राजस्व परिषद में नहीं जाता है। जैसे हम लोगों का सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे और भी छोटे छोटे कोर्ट्स आते हैं, है कि नहीं, जिला स्तर के कोर्ट आते हैं। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी होता है। तो कोई भी मामला जैसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुँचता है, उसी तरह राजस्व से संबंधित कोई भी मामला डायरेक्ट राजस्व परिषद में नहीं पहुँचता है। ये प्रत्येक जिले स्तर पर जो भी राजस्व परिषद के अधीनस्थ सभी होते हैं न्यायालय छोटे, वहाँ पर पहुँचता है। उन न्यायालयों में अगर ये मुकदमा सॉल्व नहीं हो पाता है तो उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते हुए राजस्व परिषद के पास पहुँचता है। तो अब बात आता है कि राजस्व परिषद का मेन कार्य क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक रेवेन्यू कोर्ट की तरह काम करता है, यानी राजस्व न्यायालय की तरह काम करता है, और इसका मुख्य कार्य है राजस्व की उगाही को नियंत्रित करना। राजस्व के इकट्ठा करने का जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने का जो काम होता है वो कौन करता है, तो वही काम करता है राजस्व परिषद। तो आपसे एग्जाम में कभी कभी 1 2 3 4 करके ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन राजस्व परिषद का कार्य नहीं है, उसमें से यही 4 पॉइंट उठा देगा, तो आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ध्यान से समझते जाइएगा। आगे दोस्तों राजस्व परिषद जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम और समझ लेते हैं। तो यूपी में बात किया जाए तो कुल छोटे बड़े मिलाकर यूपी में 2333 कोर्ट हैं। राजस्व के रेवेन्यू कोर्ट जो हैं छोटे बड़े मिलाकर कुल 2333 कोर्ट हैं, और इन सभी की निगरानी और इन सभी को नियंत्रित करने का जो काम करता है वो करता है राजस्व परिषद। इस राजस्व परिषद का मुख्यालय जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अब राजस्व परिषद में जो काम करते हैं वो होते हैं सबसे बड़े अधिकारी, जिसको बोला जाता है मंडल के कमिश्नर। ठीक, तो अब आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है, सभी लोगों का अपना अपना एक कोर्ट होता है। तो मंडल के कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार तक के जितने भी पद होते हैं इन सभी लोगों का अपना एक कोर्ट होता है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जैसे मंडल के कमिश्नर का भी अपना एक कोर्ट होता है, डीएम का भी अपना एक कोर्ट होता है, एडीएम का भी अपना एक न्यायालय या कोर्ट होता है, एसडीएम का भी होता है, उसी तरह तहसीलदार का भी होता है और नायब तहसीलदार का भी होता है। तो ऑफिसर रैंक के या क्लास ए के जितने भी नौकर होते हैं सभी नौकरशाहों का जो होता है एक कोर्ट आपको देखने को मिलता है, एक न्यायालय आपको देखने को मिलता है। अब नायब तहसीलदार के बाद आ जाते हैं लेखपाल। तो लेखपाल का कोई कोर्ट नहीं होता है। ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे। तो टोटल 2333 कुल छोटे बड़े मिलाकर राजस्व के न्यायालय हैं उत्तर प्रदेश में, ये संख्या आप याद रखेंगे। आगे अगर बात की जाए दोस्तों तो राजस्व परिषद में सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो
राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। स्टेट लेवल पर जो गवर्नमेंट होती है उसी के द्वारा राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। और राजस्व परिषद में जो सदस्य होते हैं वो वास्तव में कौन होते हैं, ये थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। तो मंडल के जो कमिश्नर होते हैं, जैसे यूपी को कई जोन में बांटा जाता है ना, यूपी आपका एक स्टेट है तो इसको पहले कई जोन में बांटा जाएगा, तो हर जोन को एक मंडल भी बोला जाता है। तो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक। तो मंडल के कमिश्नरों को ही राजस्व परिषद में नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि राजस्व परिषद में कौन से सदस्य होते हैं, तो ये सदस्यों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। और इसमें वास्तव में कौन से सदस्य होते हैं, मंडल के जो कमिश्नर होते हैं यही राजस्व परिषद के सदस्य होते हैं। इतनी जानकारी आप लोग रखिए। इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा। शुरू में हो सकता है क्लास आपको थोड़ी इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन अगर रोज़ हमसे पढ़ते जाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के, और सारे डाउट्स भी आपके क्लियर होते चले जाएंगे। शुरू में तो किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते समय थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन कठिनाई का सामना कीजिए, मन लगाइए, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। यूट्यूब पर आप देखेंगे तो ढेर सारे टीचर्स हैं जो कि खाली बस क्वेश्चन खेल रहे हैं, अपने पेड क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को। तो यार जब पेड ही क्लास में पढ़ाना है तो यहाँ पर यूट्यूब पर क्या कर रहे हो यार। हाँ, यही चीज़ बच्चों मैं आपको बताऊंगा, आप सभी लोग के डाउट्स मैं क्लियर करूंगा। तो बड़े भाई लोगों से भी आग्रह है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, और मेरा सहयोग देना चाहते हैं, मेरा सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, तो जो आपको UPI ID दिख रही है इस पर आप कुछ पेमेंट कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।